पाकिस्तान का जन्म और प्रारंभिक दिन। लेखक श्री प्रकाश, वाचन नीरांजना किशोर। हैदराबाद का सम्मिलित होना। सन 1948 की ग्रीष्म ऋतु में कराची में काफी आतंक था। कॉटन नाम का एक अंग्रेज वहां से हैदराबाद बार बार उड़कर जाता था हवाई जहाज द्वारा और अपने साथ नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले जाकर वहां पहुंचाता था। हवाई जहाजों की यात्रा के संबंध में जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं और इस संबंध में जो नियम बनाए गए हैं उन सब के विरुद्ध उसकी यह कार्यवाही थी। उसे हैदराबाद के निजाम साहब के लिए बड़ा प्रेम उमड़ रहा था और वह उन्हें हर प्रकार से सहायता देना चाहता था, जिससे जो अत्याचार भारत उन पर और उनके राज्य पर करना चाहता था उससे उसकी रक्षा की जा सके। पाठकों को स्मरण होगा कि कासिम रिजवी ने रजाकारों का जो संगठन किया था और उन्होंने भारत के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया। इनका कहना था कि आसफ जाही अर्थात निजाम के कुटुंब की पताका समुद्र तट तक सब प्रदेशों में फहराएगी और संभवतः दिल्ली के लाल किले पर भी स्थापित होगी। हमारे तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घोषित किया कि हैदराबाद भारत के पेट में बसा है, उसे हम मातृभूमि से पृथक नहीं होने दे सकते। हैदराबाद के निजाम साहब ने न भारत के साथ न पाकिस्तान के साथ सम्मिलित होना तय किया था, परंतु पाकिस्तान हैदराबाद को अपना समझता था क्योंकि निजाम साहब मुस्लिम थे, यद्यपि वहां की आबादी में अनुपात से अत्यधिक हिंदू ही रहते थे। पाकिस्तान इस बात से बहुत क्रुद्ध था कि भारत चाहता है कि हैदराबाद उसमें सम्मिलित हो जाए। निजाम साहब स्वयं स्वतंत्र सर्वसत्ता प्राप्त राज्य के मुखिया होने की अभिलाषा रखते थे। पाकिस्तान कॉटन साहब की घृणित कार्यवाही की जोरों से सहायता कर रहा था क्योंकि इससे हैदराबाद को युद्ध की सामग्री मिल रही थी जो कि भारत के विरुद्ध काम में आ सकती थी। भारतीय हाई कमीशन को पता लगा कि कुछ ऐसी बात हो रही है। जब उनको इसका प्रमाण मिल गया तो उन्होंने इसकी सूचना दिल्ली को दी। इस पर दिल्ली हमसे बड़ी अप्रसन्न हुई। मुझे स्मरण है कि विदेश मंत्रालय से मुझे पत्र मिला जिसमें लिखा था कि इस संबंध में पूरी जांच कर ली गई है, ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, ऐसे अनर्गल समाचार हमारे पास न भेजे जाएं। जो कुछ हो मामला गुप्त नहीं रह सकता था। एक दिन कॉटन साहब स्वयं मुझसे मिलने आए। अवश्य ही वे अपनी अनुचित कार्यवाहियों पर गर्व का प्रदर्शन करना चाहते थे। वास्तव में यह आदमी बड़ा ढीठ और निर्लज्ज था। उसने मुझसे कहा कि वे अभी अपने अस्त्र शस्त्र के कारखानों यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के ऊपर बहुत पास से उड़ते हुए आ रहे हैं, यानी वो भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऊपर से उड़ते हुए आ रहे थे। उनको न कुछ हानि हुई और न हो सकती है। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने उनसे कहा कि कानूनन हाई कमीशन भारतीय भूमि है, मैं उन्हें गिरफ्तार कर सकता हूं, पर सीधे दिल्ली भेज सकने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है। इसके कारण मैं अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता। मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि मेरे विचार से वे अनुचित कार्य कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान का और भारत का परस्पर का संबंध और बिगड़ेगा। इससे किसी को भी लाभ नहीं हो सकता। मैंने उनसे ये भी कहा कि सब अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध आप उनका आचरण है जिसमें पाकिस्तान अनुचित रूप से सहायता दे रहा है और ये सब कार्य घृणित और लज्जास्पद है। कॉटन स्वयं इस बातचीत के दौरान बिल्कुल शांत रहा। वह निजाम और हैदराबाद के लोगों को बड़ी प्रशंसा करता था। उसने सच ही कहा था, हम लोग उन्हें ही पसंद करते हैं जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ऐसे ही लोगों की तरफ हमारे साधु भाव भी होते हैं। हैदराबाद के लोग मेरे साथ बड़ा ही विशिष्ट आचरण करते हैं, इस कारण मैं उनसे प्रेम करता हूं। पाकिस्तान के यातायात मंत्री सरदार अब्दुल रब निश्तर से मेरी इस संबंध में बात हुई। दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल की सदस्यता के समय से ही मैं इन्हें जानता था। कुछ दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच की हवाई यात्रा के संबंध में मैंने और उन्होंने परस्पर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। मैंने उनसे कहा कि कॉटन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। वे अपने कार्य के लिए पाकिस्तान की भूमि का प्रयोग करते हैं। शासन को चाहिए कि उनके विरुद्ध कार्यवाही करे। मेरी बात से सरदार निश्तर साहब बड़े अप्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं विदेशियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। साथ ही साथ उन्होंने व्यंग से यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अपने को भारत के साथ सम्मिलित नहीं किया है, उसने भारत के लिए ऑप्ट नहीं किया है। उन दिनों ऑप्ट शब्द का बड़ा प्रयोग होता था।
कराची के पैलेस होटल में मैं कॉटन को आनंद से घूमता फिरता देखा करता था। ऐसा प्रतीत होता था कि वे अपने को यहाँ का मालिक समझते हैं। पाकिस्तानियों के वे बड़े प्रेम पात्र हो रहे थे। जब उनकी कार्यवाहियां सार्वजनिक रूप से प्रकट हो गईं, तो मुझे स्मरण है दिल्ली के पत्र में ये छपा कि हाई कमिश्नर तो अपना वेतन लेना ही जानते हैं और कॉटन की दुष्टता के संबंध में उन्होंने भारत शासन को कोई सूचना नहीं दी। मुझे अवश्य इससे चोट पहुंची। अपने पद के कारण स्वयं तो कुछ उत्तर नहीं दे सकता था, पर मुझे आशा थी कि भारत शासन की तरफ से मेरे पक्ष में कुछ कहा जाएगा, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। इस पर मैंने प्रमुख सचिव सर गिरजा शंकर वाजपेयी को लिखा। उनका ध्यान इस लेख पर आकृष्ट किया और उन्हें याद दिलाया कि मेरा कार्यालय आरंभ से ही कॉटन के दुष्कारियों की तरफ भारत शासन का ध्यान दिला रहा था, पर वे स्वयं उदासीन थे और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि ऐसे निराधार समाचार न भेजे जाए। मैंने उनसे प्रार्थना की कि जब मेरे ऊपर ऐसे आक्षेप किए जा रहे हैं तो उन्हें मेरे पक्ष में कुछ कहना चाहिए। उन्होंने उत्तर में यही लिखा कि मुझे इन सब बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, जहां मामला पड़ा है वहीं छोड़ देना चाहिए। मुझे दुख हुआ, पर मैं विवश था। मुझे चुप ही रहना पड़ा। पर भारत शासन ने इसके बाद से कॉटन के हवाई जहाजों की निगरानी का प्रबंध किया। उनका आदेश था कि इन्हें देखते ही गोली मारकर गिरा दिया जाए। यद्यपि कॉटन ने मुझसे यह कहा था कि वो कराची से हैदराबाद भारत भूमि के ऊपर उड़कर सीधा जाता है, पर मुझे यह पता लगा कि वो समुद्र पर से पहले गोवा जाता है, जो पुर्तगालियों के हाथ में था। उसकी सीमा और हैदराबाद की सीमा में एक स्थान पर बहुत ही थोड़ा सा अंतर था और वह उसके ऊपर छिपकर चुपचाप उड़ जाता था और हैदराबाद पहुंच जाता था। वह बहुत ही कुशल हवाई जहाज का चालक था। अंत में भारत सरकार ने निश्चय किया कि हैदराबाद के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करनी आवश्यक है। इसे पुलिस एक्शन का नाम दिया गया। यह सैनिक आक्रमण नहीं कहा गया, क्योंकि ऐसा आक्रमण विदेशियों के विरुद्ध होता है। अपने लोगों के अनाचार के विरुद्ध जो कुछ कार्य किया जाता है वह पुलिस एक्शन कहा जाता है। अर्थात आंतरिक शांति के लिए पुलिस ने ही केवल समुचित कार्यवाही की। पाकिस्तान ने इसका अर्थ यह लगाया कि असहाय मुस्लिम राजा के ऊपर शक्तिशाली और दुराचारी लोगों ने अकारण और अनुचित प्रकार से आक्रमण किया है। हमारी सेना 13 सितंबर को हैदराबाद गई। वहां पर उसे कॉटन के हवाई जहाज और अस्त्र शस्त्र का कोई पता नहीं मिला। जहां तक मुझे मालूम हुआ, जब कॉटन अपने देश लौटा तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध भारत में आचरण करने के लिए उसे दंड दिया गया। पाकिस्तान से उसे अपना आराध्य वीर पुरुष ही मानता रहा। 11 सितंबर को जिन्ना साहब का देहावसान हुआ। 13 सितंबर के तीसरे पहर तक कराची में खबर पहुंची कि भारतीय सेना हैदराबाद में घुसी है। इस पर करीब 4-5 हजार क्रोध से भरे हुए लोग एकाएक भारतीय हाई कमीशन पर पहुंच गए। एक प्रकार से उस पर उन्होंने धावा बोल दिया। उस समय अंधेरा हो रहा था। दिन भर के काम के बाद थोड़ी देर के लिए मैं मोटर पर घूमने गया था। जब मैं लौटा तो मैंने इस भीड़ को देखा। पाकिस्तान के शासन की तरफ से जो पुलिस का गारद मुझे दिया गया था, उसने घर का फाटक बंद कर दिया था। बाहर क्रोधी लोग हल्ला कर रहे थे। जब मैं आया तो मैंने इस भीड़ को देखा। अपनी गाड़ी से मैं फौरन उतरा। मैंने उस समय यह नहीं अनुभव किया कि कोई भय है। राजनीतिक पुरुष का जीवन तो भीड़ों में ही बीतता है। इससे मैं 30 वर्षों से परिचित था। मैं उनके बीच में चला गया। मेरे साथ कोई रक्षक नहीं था। कुछ भी हो सकता था, पर कोई दुर्घटना नहीं हुई। मेरे चारों तरफ बहुत से लोग एकत्र हो गए। वे पुकार रहे थे, तुम कायर हो, तुमने हमारे ऊपर ऐसे समय आक्रमण किया जब हमारे पिता मरे हैं। वे जिन्ना साहब की मृत्यु का संकेत कर रहे थे। मैं नहीं कह सकता कैसे क्या हुआ, पर मैंने अपने को वास्तविक सत्य ही मानकर कहा, कायदे आजम की मृत्यु से हम सब भी वैसे ही दुखी हैं जैसे आप। वास्तव में हमारी सेना कल ही हैदराबाद जाने वाली थी, पर जिन्ना साहब की एक ही दिन पहले दुखद मृत्यु के कारण हमने एक दिन का मातम मनाया। इस कारण हमारे सिपाही कल हैदराबाद नहीं गए। आश्चर्य की बात है कि मेरे शब्दों का उन लोगों ने विश्वास किया और इसका प्रभाव अच्छा पड़ा। कुछ लोगों ने कहा, ठीक है, हमने भी ऐसा सुना है। इस पर मैंने पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम चाहते हैं कि आप हैदराबाद से हट जाएं। मैंने इस पर कहा, मैं फौरन ही अपने प्रधानमंत्री को तार देता हूं। मैंने एक सहायक को बुलाया और कहा, तार भेज दो। तार के शब्द कुछ इस प्रकार थे, हैदराबाद में हमारी कार्यवाही के यहाँ के लोग बड़े उत्तेजित हो रहे हैं। वे चाहते हैं हमारी सेना वहां से फौरन हटा दी जाए। इससे भीड़ में कुछ शांति हुई। तब मैंने कहा, आप और क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत पर चढ़ाई करे। मैंने कहा, ठीक है,
पर आपकी सेना को हुक्म देने का मुझे तो कोई अधिकार है नहीं। आप अपने प्रधानमंत्री के पास जाइए और उन्हें अपनी इच्छाएं बताइए। इस पर चारों तरफ से आवाज आई, ठीक कहते हैं, ठीक कहते हैं। और 3 मिनट के भीतर ही हजारों लोग एकाएक चले गए, जैसे हवा में अंतर्ध्यान हो गए। किसी भीड़ को इतनी शीघ्रता से गायब होते मैंने नहीं देखा था। पीछे मुझे बतलाया गया कि वे प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली के मकान पर गए। वहां के दरवाजे और खिड़कियां इन्होंने तोड़ डाली और मांग पेश की कि भारत पर फौरन चढ़ाई की जाए। मुझे ये भी बतलाया गया कि उनसे मिलने प्रधानमंत्री बाहर आए और उन्होंने कहा, जिन लोगों ने होमगार्ड में अपना नाम लिखवाना हो वे हाथ उठाएं। जब कोई हाथ नहीं उठा तो उन्होंने कहा, ऐसी अवस्था में मैं किस शक्ति के आधार पर भारत से लड़ सकता हूं। इस पर भीड़ लज्जित होकर चुपचाप चली गई। जब मैं अपने मकान के भीतर गया तब राज्य के और नगर के उच्चतम पुलिस अधिकारी दौड़े हुए आए। वे वास्तव में भीड़ के पीछे बराबर मौजूद रहे। उन्होंने मुझसे भीड़ के दुराचरण के लिए क्षमा याचना की। चिंतित होकर पूछने लगे, आपको चोट तो नहीं लगी? उन्होंने कहा, हमें लज्जा आती है कि आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने ये भी कहा, आप यदि चाहें तो पुलिस की गारत दूनी कर दी जाए। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं बड़े मजे से हूं। भीड़ में तो मेरा जीवन ही बीता है। इस भीड़ से मिलकर मुझे प्रसन्नता ही हुई। जो व्यवहार मेरे साथ किया गया उसके लिए मुझे कोई शिकायत नहीं है। आप लोगों के लिए न लज्जित होने की जरूरत है न क्षमा याचना की आवश्यकता है। पुलिस गारद के संबंध में मैंने कहा कि जो गारद आपने दी है उसे भी आप ले जाइए, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। आप लोगों के भाव चाहे कुछ भी हो, मैं तो पाकिस्तान को विदेश नहीं मानता। यहाँ के लोग उसी प्रकार से अब भी मेरे भाई हैं जैसे कि विभाजन के पहले थे। विदेश मंत्रालय से भी कई टेलीफोन आए। मेरा कुशल समाचार पूछा गया और घटना पर दुख प्रकट किया गया। जो कुछ मैंने पुलिस कर्मचारियों से कहा था वही टेलीफोन पर भी कह दिया। विदेश सचिव जनाब इकरामुल्ला साहब ने भी फोन किया। सब बातें सुनकर उन्होंने कहा, भीड़ के साथ जैसा बर्ताव करना चाहिए था वैसा ही आपने किया। इस प्रशंसात्मक संदेश में जो कुछ संतोष में अपने को दे सकता था वो मैंने अवश्य दिया होगा। 1-2 दिन बाद हम लोग राजभवन बुलाए गए। नए गवर्नर जनरल के शपथ ग्रहण का उत्सव था। उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों ही ब्रिटिश राजा के अधीन थे। कायदे आजम जिन्ना साहब के उत्तराधिकारी ख्वाजा नाजिमुद्दीन की नियुक्ति के लिए ब्रिटिश राजा की अनुमति आ गई थी। 45 वर्ष पहले ख्वाजा नाजिमुद्दीन और मैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। इस नए पद पर मैंने उनका स्वागत किया। उन्होंने भी प्रसन्नता प्रकट की कि मैं पाकिस्तान में भारत का प्रतिनिधि होकर अभी कार्य कर रहा हूं। मेरा यह सौभाग्य था कि पाकिस्तान के सभी सरकारी और गैर सरकारी जीवन के नेताओं से मैं पहले से परिचित था। अपने देश के सार्वजनिक जीवन से संबंध रखने और केंद्रीय विधानसभा की सदस्यता के कारण ही ऐसा संभव हुआ। मुझे गवर्नर जनरल को अधिकारारूढ़ करने के समय राजभवन की शक्ल बिल्कुल ही बदल गई थी। नए गवर्नर जनरल को अधिकारारूढ़ करने के समय राजभवन की शक्ल बिल्कुल ही बदल गई थी। जिन्ना साहब के बैठने वाले गोल कमरे यानी ड्राइंग रूम में जो बहुमूल्य सुंदर सुंदर गलीचे और पर्दे लगे थे वे लुप्त हो गए थे। वहां तो बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दिख रही थी। विदेश मंत्री सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने मुझे देखकर कहा, हैदराबाद में हम उसी प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि कोई बलवान दुर्बल को देखकर उसे निगल जाता है। मुझे ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि मेरा ऐसा विचार है कि किसी देश के विदेश मंत्री को दूसरे देश से आए हुए राजदूत से इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। अवसर भी गंभीर था। राज्य के मुखिया की मृत्यु हो चुकी थी, दूसरे उसके स्थान पर स्थापित हो रहे थे, पर मैं कोई झगड़ा नहीं उठाना चाहता था। मैं ये जानता था कि जफरुल्लाह साहब किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं। संभव है इस प्रकार से बोलते हुए उन्होंने पुरानी मुलाकात का लाभ उठाया। आश्चर्य की बात तो ये देखकर हुआ कि कायदे आजम साहब की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा था, जैसे सभी एकाएक उन्हें भूल गए। हैदराबाद में पुलिस एक्शन शीघ्र ही समाप्त हो गया। हैदराबाद भारत का औपचारिक रूप से अविभाज्य अंग हो गया। पीछे उसका विभाजन हुआ। आधा आंध्र प्रदेश को मिला, आधा मैसूर अर्थात कर्नाटक को मिला और शेष चौथाई महाराष्ट्र में सम्मिलित हो गया। पूर्ण रूप से यह खंडित कर दिया गया और उसका पुराना व्यक्तित्व लुप्त हो गया। नमस्कार। पुस्तक के इस खंड को पढ़ते हुए लगता है
कि जैसे कि ओल्ड बॉयज मीट हो रही हो, यानी दूर दूर तक फैले हुए, एक ही कक्षा में पढ़े हुए, एक ही शहर के बच्चे एक साथ इकट्ठे हो गए हों। सभी हुक्मरानों के साथ, लगभग सभी हुक्मरानों के साथ श्री प्रकाश जी की व्यक्तिगत मैत्री। कोई उनके साथ कैम्ब्रिज में पढ़ता रहा है, कोई उनके साथ विधानसभा में सदस्य रहा है, कोई बनारस में रहा है। ये सब लोग एक सारे अतीत, एक सारी प्रशिक्षण की स्थिति से गुजरते हुए अब अलग अलग देशों के सत्ताधारी बन के आमने सामने खड़े हैं। ये सारी बातें इतनी ज्यादा भावुक भी करती हैं, सवाल भी उठाती हैं, और लगता है कि जब ये सब लोग इस तरह जुड़े हुए थे तो क्यों नहीं सही निर्णय ले पाए, क्यों इतने लोगों को इतनी सारी तकलीफें झेलनी पड़ी। और कॉटन की गतिविधियों का जो इन्होंने वर्णन किया है वो तो वाकई में परेशान कर देता है। ये किस तरह से विदेश मंत्रालय देख रहा है इन सारी चीजों को, कि जब सही बातें और सही आकलन करने के लिए ही राजदूतों को भेजा जाता है दूसरे देशों में, और जब वो सही और वास्तविक स्थिति से परिचित रहते हैं और जब इस संबंध में अपनी सूचनाएं भेजते हैं, तो उन लोगों का इतना ज्यादा उदासीन रवैया क्यों रहता है? क्या उन लोगों का एजेंडा कुछ और है? और बाद में जब ये सारी बातें सामने आती हैं तो वो सारा दोष जो है वो दूतावास पे मढ़ते हैं, और इस संबंध में कोई काफी केयरलेस एटीट्यूड लगता है। दूसरी बात, जिन्ना साहब के प्रति जो रवैया रहा पाकिस्तानी शासकों का, वो तो सचमुच में आश्चर्यचकित कर देता है। ये लोग कर क्या रहे थे? वो कौन थे लोग जो धीरे धीरे जिन्ना साहब को लोगों की स्मृतियों से भी अपदस्थ कर देना चाहते थे, जिनके कारण ही उन्हें ये सारी हुकूमत मिली थी? तो इस तरह की बहुत सी बातें मन में आती हैं और सचमुच में समझ में आ जाता है कि वो वक्त बहुत ही ज्यादा एक कठिन भी शब्द, एक अंडरस्टेटमेंट है, बहुत ही ज्यादा विभीषण, बहुत ही ज्यादा भीषण, कहना चाहिए विभत्स समय था वो। हैदराबाद के संबंध में जो पुलिस कार्यवाही की गई और जिस तरह भीड़ का सामना किया हमारे राजदूत महोदय ने, हमारे उच्चायुक्त महोदय श्री प्रकाश ने, वो वाकई अपने आप में काबिले तारीफ है, मनोरंजन है और मनोरंजक है, और काफ़ी शिक्षा देने वाला है कि जो हमारे भारतीय शास्त्रों में जो हमारी जो मनीषा है, भारतीय मनीषा में जो कहा गया है कि हर अवसर पर शांत रहो, और उन्होंने उस शांति का पूरी तरह प्रयोग भी किया। इन सारी बातों के साथ धन्यवाद।